भारत माता की जय। कृषि देवता भगवान बलराम की जय। सम्मान्य मंच पर उपस्थित दीपक भाई शिवपुरी फार्म एवं पल्लवी जी व्यास जो गो संवर्धन का कार्य कर रही है, एवं अपने जायसवाल जी जो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक के नाम से फर्म चलाते हैं, जो जैविक खेती में जो उपयोग होने वाला इनपुट जो उपयोगी है, और जो दीदी जिनका परिचय नहीं हुआ मंच पे जो संचालन कर रही है, वो विशाली दीदी हैं, पीएचडी किया है और भारतीय किसान संघ की प्रांत की महिला संयोजिका है और जैविक खेती करती है। सारा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब छोड़ के जो स्थिति दीदी ने बताई थी, पल्लवी व्यास जी ने जो अपनी घर की परिस्थितियाँ जो बताई थी कि उनके परिवार में कई जो कैंसर से डेथ हुई, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने सरकारी अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के और जैविक खेती वो खंडवा में कर रही है। आज जैविक मेले में जो आए सभी किसान बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वैसे मनोज जी 1 महीने पहले आए थे मेरे पास कि भाई साहब जैविक मेला करना है, जैविक कृषि उत्पाद मेला। तो इंदौर में शायद मेरे ख्याल से एक आधी बार कभी हुआ है, एक बार हुआ है कसक जगत के माध्यम से, वो कम से कम 8-10 साल पहले कहीं एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर जैविक मेले का हुआ। उसके बाद कभी यहाँ पर जैविक कृषि का उत्पाद का मेला ये पहली बार है। तो मैंने बोला भाई करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि कोई भी मेला आयोजक करने से पहले वहाँ पर एक तो गैदरिंग होना चाहिए, दूसरे उस आयोजक को कम से कम उसको सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था करने में कहीं न कहीं खर्च लगता है। तो सरकार की तरफ से उसने कोशिश की कि भाई सरकार स्पॉन्सर्ड हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उसे कोई सहयोग कहीं मिला नहीं। बहुत प्रयत्न करने के बाद हमने जो बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने का सोचा था कि यहाँ पर डोम लगाएंगे, बहुत सारे संख्या में हम लोगों को इकट्ठा करके वो करेंगे, लेकिन जब सरकार का किसी का सहयोग नहीं मिला तो स्वयं के अपने उससे मेहनत करके सहयोग से उसने एक छोटा मोटा कार्यक्रम अपना मनोज जी मिश्रा जी ने शुरुआत की है। जैविक खेती तो हम करते थे, ये 15-20-25 साल के अंदर हमें परिवर्तन हुआ है। नहीं तो आज से 30-40 साल पहले यहाँ पर भारतवर्ष में जैविक खेती ही हो रही थी, क्योंकि ये यूरिया डीएपी तो ये 75-77 के बाद ही देश में आया था। उसके पहले तो सभी किसान जैविक खेती करते थे, सभी किसान पशुपालन करते थे, सभी किसान अपनी खेती का 25-30% पशुपालन के लिए रखते थे। और गांव के अंदर चरो भूमि होती थी, जो जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, जैसे द्वार है, जो अन्य जिसकी जीविका दूसरे कार्य से चलने के बाद पशुपालन से चलती थी, तो उसके गांव में चरो भूमि होती थी और वो अपना पशुपालन उससे करता था। लेकिन प्रत्येक गांव में गाय थी, पशुधन था, और प्रत्येक गांव में पूरा संपूर्ण खेती होती थी। क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं देवास जिले में सतवास के पास गांव है, 160 एकड़ परिवार में ज़मीन है, और कम से कम किसी ज़माने में जब मैं 7वीं 6वीं में पढ़ता था तो कम से कम 20 जोड़ी बैल थे, 60-70 गायें थी, 25-30 भैंसें थी, और इस प्रकार से 50 एकड़ हमारे घर में चरों की भूमि थी। 50 एकड़, 10 एकड़ दिन में चरने के लिए, और वो जो सुबह 6 बजे भी ग्वाल आता था चराने के लिए, सवेरे 5 बजे, तो वो 3-4 घंटा सवेरे उसके लिए खेत अलग, दिन के लिए खेत अलग, और बाद में जंगल, मतलब उसकी भी कैटेगरी हमने बना रखी थी। तो वो दृश्य मैंने देखा। और जो आज सरकार कल्पना करी गांव-गांव में गौशाला, अरे ये तो भाई पहले हमारे यहाँ काणी होद हुआ करती थी, याद है कि नहीं है? काणी होद होती थी गांव के अंदर, शेड बना रहता था, और जो पशुधन ऐसे ही आवारा घूमता था वो काणी होद में पूछते थे, और फिर उसकी महीने के आखिरी तारीख में लीलाम होता था। कोई भी आदमी उसकी एक राशि लगा के वो खरीद के ले जाता था। ये व्यवस्थाएं सारी थी, लेकिन सारी व्यवस्था यदि बिगाड़ने का यदि श्रेय जाता है, जो हमारी परंपरागत जो खेती हो रही थी, वो सारा श्रेय सरकार को जाता है। क्योंकि पहले सिर्फ गांव के अंदर
गांव के अंदर हमारे गांव के अंदर सिर्फ नमक आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। नमक के अलावा कुछ नहीं आता था। सारा गांव में मसाला था, क्रॉप रोटेशन करते थे, सारी फसल मतलब सबके साथ क्रॉप रोटेशन के साथ सारी फसलें होती थी। ब्याह शादी भी होता था तो हलवाई का जो मेनू वो घर में ही 5 महीने पहले तैयार हो जाता था, ऐसा नहीं था। और समाज के सहयोग से गांव में इतना समन्वय था कि एक यदि कोई हल्दी बो रहा है तो वो हल्दी देता था, कोई कुछ बो रहा है तो वो गांव के समन्वय से सब काम होता था। हलवाई गांव में रहता था और सब मिलके भोजन बनाते थे हम, और पूरा जैविक भोजन था वो। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि अब देखें कितनी यही संख्या है, ये मान के चलो, जो बड़ी मुश्किल से लोग इकट्ठे हुए हैं। तो ये स्थिति में हम यहाँ पहुँच गए हैं, और इसका बहुत सारे कारण है। ये एक हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम को ख़राब करने वाले, ये ऑटो की राजनीति करने वाले लोगों ने हमारी ये सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ी है। क्योंकि गांव का रोजगार गांव में मिलता था, फिर सरकार ने गारंटी ले ली कि हम रोजगार देंगे। आज पशुपालन में सबसे ज़्यादा दिक्कत यदि गांव के अंदर है तो उसमें काम करने वाले लोगों की कमी के कारण हम कोई पशुपालन नहीं कर रहे हैं। वहाँ निराचारी करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, ढोर चराने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, और गोबर उठाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है। मतलब ये सारी दिक्कतें गांव के अंदर बहुत है। और हम लोगों ने क्या है कि हमारी योजनाओं ने उनको मक्कार बना दिया। आज हम सरकार से मांग करते हैं, ये जैविक का जो मामला आया है, ये भारतीय किसान संघ की वजह से ही बजट में पहली बार प्रावधान हुआ था जैविक में, जैविक के ऊपर कुछ राशि रखने का पहली बार प्रावधान। सर्टिफिकेशन एजेंसी जो मध्य प्रदेश में जो खुली वो हमारे कहने पे खुली है, तो खूब मांग की हमें। और आज भी हम सरकार से मांग करते हैं भाई जैविक विश्वविद्यालय और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र। और हमारा किसान संघ का तो 3 आयाम है ही है, संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक। और 3 में एक रचनात्मक जो है वो साल में हर विकास खंड में हम एक जैविक प्रशिक्षण रखते हैं। और यहाँ पर एक जैविक सेतु चलता है, उसमें सभी कम से कम 90-95% हमारे किसान संघ के कार्यकर्ता ही उस जैविक सेतु में आते हैं। और अधिकांश जगह हमारा एक रचनात्मक अभियान हमने कर रखा है। मतलब जैविक खेती, रोजगार युक्त ग्राम और स्वस्थ जीवन नहीं, आपका ही नहीं, ये जो पशु पक्षी जितने भी हैं वो उनका भी स्वास्थ्य। चील खत्म हो गई है, चीलें खत्म हो गई है। और आपने इस बार और सुना होगा, 2 साल से आप सुन रहे हो कि ऐसा पेस्टिसाइड आया है कि जिसमें कभी कभी जिंदगी में हमने नहीं सुना कि मक्का में कोई ईल लगती है, कभी लाइट में नहीं सुना हमने, कभी गेहूं में ईल लगते हुए नहीं देखा। लेकिन ये कैसा हो रहा है? ये कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ का देश के अंदर, आप ये मत समझना कि देश के अंदर ये आतंकवाद चल रहा है, सिर्फ माराकुटी चल रही है, ये भी चल रहा है। ये जंगली बबूल कहाँ से आया है? बाहर से आया है। ये गाजर घास कहाँ से आई? बाहर से ही। हमारे यहाँ का खरपतनाशक क्या था? कुआड़िया था। और कुआड़िया सेठ बदस का जो कायम चूर्ण बनता है वो कुआड़िया से बनता है। हमारा यहाँ का तो कुआड़िया भी स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे पेट साफ होता है। और जैविक जो आपका गाजर घास गेहूं के साथ आया, जंगली बबूल, ये यूकेलिप्टस, सरकार ने योजना बनाई, बाहर का पौधा आया और सरकार ने योजना बनाई कि यूकेलिप्टस लगाया जाएगा, जबकि सबसे ज़्यादा पानी खींचने वाला। अब कहीं जाके प्रतिबंध हुआ। ऐसे ही बीजों में हुआ। बीटी काटन आया तो हमारी संकर 6, संकर 8, संकर 4 की सारी वेराइटियाँ नष्ट हो गई। हमारे यहाँ का देसी बीज जो हमारे कृषि महाविद्यालयों के अंदर जो हम बीज तैयार करते थे वो सारा बीज ही खत्म हो गया। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता बीज संवर्धन की है, देसी बीज संवर्धन की भी है, जल संरक्षण की भी है, और गोवर्धन पशुपालन की भी है। ये तीनों आयाम मजबूत चाहिए। और जो जैविक खेती करता है वो एक काम नहीं कर रहा है, वो मनुष्य का जीवन का स्वास्थ्य भी देख रहा है, पशु पक्षी का स्वास्थ्य भी देख रहा है, और दूसरा जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक कर रहा है। वो जैविक खेती करने वाला जमीन के स्वास्थ्य के साथ जैविक खेती की कल्पना बगैर पशुपालन का तो की ही नहीं जा सकती है। कोई बोलता है कि कोई हम ये कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही है इससे हम पूरी जैविक खेती कर ले, नहीं। जब तक आपके पास पशुपालन नहीं है, जैविक खेती की कल्पना आप कर ही नहीं सकते हो। और उसके भी नियम है। एक ज़माना मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब मानसून की जब फसल आती थी, मानसून जब आता था, मानसून
10 जून के पहले 25 मई के लगभग एक ठंडी हवा चालू होती थी, एक हवा चालू होती थी ठंडी, और उस हवा के समुद्री हवा से जैसे ही थोड़ा फर्क पड़ता था तो हम पांजी चालू करते थे खेत में गोबर। क्यों पाटीदार जी? खेत में पांजी चालू करते थे कब? मानसून आने के 15 रोज पहले। आज किसान यदि गोबर पशुपालन कर भी रहा है और यदि गोबर खाद है भी, तो वो मई के महीने में गोबर खाद डाल देता है, और मई में 42 टेम्परेचर पर, 42-45 टेम्परेचर पर वो खेत में गोबर खाद डाल के जाता है। उसका कोई मतलब नहीं, उसके सारे जीवाणु सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। लेकिन उसको तो काम खत्म करना है, घर पे गोबर पड़ा है, बाद में लेबर नहीं मिलेगी, खेत सुधारना, ये करना। तो इससे अच्छा तो ये जो सोयाबीन के बाद जो क्रॉप लेते हैं हम, इस क्रॉप में ही गोबर खाद डालना चाहिए। यदि उस समय गर्मी में, यदि आज क्या है, सुविधा भोगी हो गए गाँव में भी, कूलर लग गए, एसी लग गए हैं, कुछ ऐसा सब कुछ वातावरण हो गया कि गर्मी में काम करना नहीं चाहता है, तो ये सेकंड क्रॉप में आप गोबर खाद डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। मैं देखता हूँ गांव में मई में ही गोबर खाद डाल देते हैं। और दूसरा क्या है, कुछ फसलें भी हमारे साथ आई है। हमारे यहाँ सोयाबीन जो फसल आई है, सोयाबीन भाई तेल का समाधान करने के लिए सोयाबीन लेके आए, लेकिन सोयाबीन जल संरक्षण में सबसे बड़ी रुकावट है। सोयाबीन की जो रूट है वो हॉरिजॉन्टल होती है। जब सोयाबीन को खेत में बोते हैं तो वो जाल घिस जाता है खेत के अंदर, और जब बारिश की प्रथम बूंद गिरती है, बारिश होती है, तो वो सोयाबीन से पानी बाहर चले जाता है। और वही कपास, ज्वार, मक्का, ये जितनी फसल है उसकी रूट वर्टिकल जाती है, और पानी बारिश का गिरता है तो ज़मीन के अंदर पानी चल जाता है, और सोयाबीन पे पूरा जाल बिछ जाता है। पानी की यदि कोई वाटर लेवल यदि डाउन हो रहा है तो उसका प्रमुख फसल है तो वो है आपका सोयाबीन की वजह से पानी का पर्कुलेशन ज़मीन के अंदर नहीं होता। तो एक सबसे बड़ी तकलीफ उसमें ये है, और हमको क्रॉप रोटेशन की तरफ आना ही पड़ेगा। क्रॉप रोटेशन की तरफ आने ही पड़ेगा। यदि सरकार हमको, आजकल तो क्या है कि अमेरिका के अंदर तो माइस जो मक्का होती है उसका बायोडीजल बना के उसके अंदर 3% 2% मिलाते हैं, बायोडीजल डीजल के अंदर मिलाते हैं, और उसका कॉस्ट कम होता है। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा ही पेट्रोल डीजल इम्पोर्ट ही होता है। यदि सरकार ये निर्णय ले ले कि ये बायो प्रोडक्ट 4% भी डाल दे तो विदेशी मुद्रा जितनी बच जाए उतना यदि आप वो जैविक में खर्चा कर दे तो बहुत बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है। वो पैसा उधर से बचता है और इधर खर्च कर दे तो बहुत बड़ा एक फंडिंग कलेक्शन हो सकता है मतलब। लेकिन हमारे यहाँ योजना सरकार की बनती है, योजना बनने से पहले उसकी व्यवस्था चालू हो जाती है कि ये योजना बनी और कहीं से यदि अनुदान मिला है तो इसको खर्च करना और उसमें चीटिंग करने वाला मामला पहले आता है। क्योंकि हमने पहले देखा, साहब तो चले गए यहाँ से, एक योजना आई थी शिवराज जी की सरकार में, वो कोई अनुदान मिलने वाला था, उसमें कोई अनुदान बाहर से मिला, वो था रतन जोत की खेती। उसमें बहुत सारी यहाँ की इंदौर की भी कंपनी है जो जिनकी बिक चुकी है, रुचि सोया, और रिलायंस वाले भी है, एक दो कंपनियां और है उसमें। इन्होंने हजारों एकड़ जमीन किसानों की नर्सरी हॉर्टिकल्चर का केसीसी बनवाई, किसानों की 60,000 का केसीसी बनाया, उसमें रतन जोत के पौधे दिए गए, और वो 15,000 की जो राशि वो पहले दिन ही ले ली उनसे, किसानों से, और 45,000 की राशि ये बोल के किसानों को ये बोला गया है कि ये राशि जब आप पेरा करोगे रतन जोत और आपसे जो खरीदेंगे और जो इनकम होगी वो राशि हम जमा कर देंगे। तो उन्होंने एक ही साल के अंदर वो सारे रतन जोत के पौधे, किसी ने लगाए नहीं लगाए, सबकी केसीसी बनवा दी और सबको पौधे उनके गेटों पे पटक के आ गए, और उसके बाद वो दोबारा कभी किसान के खेत में गए नहीं। तो इस प्रकार का बायोडीजल हमारे यहाँ का बना। बायोडीजल तो बना ही नहीं है, कृषि मेले में मैंने देखा था, वो कई पीपे से पता नहीं कहाँ से कुछ लाया है, और यहाँ का बहुत बड़ा कृषि मेले में प्रदर्शन किया गया कि बोले ये बायोडीजल से ट्रैक्टर चल रहा है साहब। कुछ मंत्री भी बायोडीजल से घूमने लग गए कारों से। तो ये क्या है कि बड़ा चीटिंग होता है, क्योंकि अभी इस मंच पे कोई सरकारी वरकारी तो है नहीं, अपन लोग ही हैं, तो इसलिए बोलने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ।
नहीं तो क्या है कि मेरे एक अपने रिश्तेदार हैं कृषि विभाग में, वो बोलते हैं कि साहब आपका मैं पूछता हूँ उनसे, भाई साहब आपका कृषि विभाग क्या करता है? बोला हमारा कृषि विभाग तो बोले 3 फार्मूले पे चलता है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। एक फंड आता है, फंड के लिए हम मीटिंग करते हैं और उसको कैसे निपटाते हैं उसके लिए हम वो कार्यक्रम हमारा चलता है। तो ये 3 फार्मूले पे हमारा पूरा सिस्टम चलता है। तो इसलिए समाज में जन जागरण करना और समाज को ही आगे आना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था सुधारने के लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। और जो डाटा कलेक्शन, मनोज जी, जो डाटा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं जैविक किसान जो खेती करने वालों का यहाँ पर, और जो भोपाल में भी 3-4 रोज पहले एक जैविक उत्पाद मेला किसी ने रखा, वो और जितने भी लोग जैविक कृषि करने वाले लोग हैं वो उनके डाटा इकट्ठे हो। और डाटा इकट्ठे होने के बाद आपको, हमको, सबको इस लड़ाई में सरकार का कैसा सहयोग मिले, सरकार से कैसे पॉलिसी हम बनवाएं। हम तो खैर किसान संघ वाले लड़ते ही रहते हैं और ये करते ही रहते हैं, लेकिन उसमें समाज का सहयोग चाहिए और समाज में जन जागरण वाली बात है। और हमारा समाज तो ये है कि ये जो कमर्शलाइज तो हम करते नहीं है, क्योंकि हमारा समाज तो ऐसा समाज था कि ज्ञान तो हम बांटने का काम है। ज्ञान का तो नहीं तो हमारे यहाँ तो जो जैविक खेती में जो शुरुआत हुई तो अमेरिका ने तो नीम का ही पेटेंट करवा लिया, जो हल्दी का ही पेटेंट करवा लिया। तो वही कृषि शास्त्र जो हमारे यहाँ के जो आपके उज्जैन में वाकण जी हैं, उन्होंने कुछ पुराना कोई शास्त्र उनके पास थे, उस शास्त्र मतलब संस्कृत में लिखा हुआ कृषि कैसे करना, जैसे गीता लिखी हुई, रामायण लिखी हुई, ऐसे कृषि कैसे करना है, ऐसे भी संस्कृत में हजारों साल पुराना कोई शास्त्र ऐसे लिखे हुए हैं। लेकिन उस शास्त्र के हिसाब से ही वो इंटरनेशनल कोर्ट में अपन वो केस जीते कि ये तो हमारे हजारों साल पुराने, हम हल्दी का उपयोग खेती में और इनका सबका उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने तो पेटेंट करा लिया। वो तो योग का भी पेटेंट कराने जा रहे हैं, मतलब क्या, वो तो सारी चीज़ों का। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होना चाहिए। समाज आधारित है, समाज हमारी तो श्रेष्ठ संस्कृति है। विश्व को अपन परिवार मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते अपन। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति विश्व को परिवार मानते हैं। गौ माता को गौ माता बोलते हैं, पूजा होती है, हर चीज़ को, झाड़ों की हम पूजा करते हैं, सबकी, हमारे पशुधन की हम पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं। ये सारे हमारी संस्कृति के पहलू हैं मतलब। और मैं कुछ ज़्यादा ही चलने दीजिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहिए। और इस तरह से कुछ इस मेले के माध्यम से कुछ ऐसा निकलना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे कि हम कुछ कर सकें। हर जिले में हम जैविक, जैसे खंडवा का कोई व्यक्ति आके यहाँ पर जैविक प्रोडक्ट बेचे, हर जिले के अंदर कुछ जैविक सेतु या जैविक मार्केट या जैविक हाट ऐसा हर जिले में बनना चाहिए, जिससे कि समाज में उसका वो हो। और जैविक आहार पे भी लेक्चर होना चाहिए। जैविक आहार मतलब शहरी क्षेत्र में हम क्या खा रहे हैं, इस पे भी एक वो बनना चाहिए। तो रवि केलकर जी और वो अजीत केलकर तो जैविक आहार पे उनका लेक्चर है, वो तो करते हैं, लेकिन इस पे जैविक शहर के अंदर जागरूकता लाने के लिए ये करें। और हमारे आसपास जो डॉक्टर लोग हैं उनसे निवेदन करें हम लोग कि आपका जो वो दवाई लिखते तो उसमें एक स्लोगन लिखे, जैविक आहार खाइए और स्वस्थ रहिए। आग्रह करें। मैंने तो अपने मिलने वाले डॉक्टरों को बोला है, अमेरिका में जो डॉक्टर हैं वो लिखते हैं, जो वहाँ के जो मॉलों में जैविक का एक अलग स्टॉल लगता है, तो अपन लोग भी जो जैविक जो खेती करने वाले लोग हैं, अपने आसपास के डॉक्टरों को हम बोल सकते हैं कि भाई साहब आपके नीचे ये लिखो कि जैविक आहार खाइए और स्वस्थ रहिए। और गाय को ये थरी निकाल के, डॉक्टर बोलते हैं ना, थरी निकाल के दूध पियो। अरे गाय का दूध तो ऐसे ही पियो। डॉक्टर को बोलो गाय का दूध पीना है तो ऐसे ही पी लो। और जर्सी गाय का दूध पीना है तो 1 लीटर पीना पड़ेगा, और देसी गाय का दूध पियोगे तो 1 कप में काम चल जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा समाज में जन जागरण की हमारी आवश्यकता है।